बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि वीएफडी को आखिर मुकम्मल तौर पर आप किस तरह सेटिंग कर पाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि वीएफडी की मुकम्मल सेटिंग। जी, आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे कि भाई वीएफडी की वायरिंग किस तरह करनी है और वायरिंग करने के बाद आपको किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग से पहले आपको किस तरह इसकी प्लेटों का तादाद मैनेज करना है ताकि आपकी वीएफडी में भी नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, ये ज़रूरी है क्योंकि हम मेहनत करते हैं भाई, आप हमारे लिए इतना ज़रूर करें। चंद वीडियोज़ हमने पहले भी इस तरह दोस्तों के सामने रिक्वेस्ट रखी, अपना जो है ना अपील की लाइक करने का, तो उन वीडियोज़ पर हमें भरपूर सपोर्ट मिली है। उन दोस्तों का सबका शुक्रिया। आज भी आपसे दरख्वास्त होगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीएफडी की सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, वीएफडी की मुकम्मल सेटिंग से मुराद है जो भी हमारी काम की चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ना कि इस वीडियो में घंटों लगा के जो है ना कोई ऐसी चीज़ जो है ना डिस्कस की जाए यहाँ पर कि कोई फैक्ट्रियों पर काम आता हो या कोई बड़ी हैवी कोई सिस्टम पर टाइमिंग के हिसाब से जो है ना चलते हों। तो उसको बताने का कोई फ़ायदा मैं समझता हूँ नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वीएफडी की कैपेसिटी के मुताबिक आप उसको कितना लोड डाल सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसकी नेम प्लेट आपने देखना है। जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को निपटा देता हूँ। इनपुट लोड एसी 3 फेस 440 वोल्ट 15% ऊपर नीचे हो सकते हैं। 31 एम्पेयर से 38 एम्पेयर तक आप इस पर लोड डाल सकते हैं। 47 फ्रीक्वेंसी से 63 फ्रीक्वेंसी तक। इसका मकसद क्या हुआ? देखिए, इनपुट पावर है। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, ये जो कैपेसिटी है हर इन्वर्टर के ऊपर अलग, हर इन्वर्टर पर अलग अलग होगा। क्योंकि ये जो पावर है इसकी, ये इन्वर्टर की जो पावर है वो आउटपुट 15 से 18 किलोवाट है, उस हिसाब से इसकी इनपुट पावर है। तो ये चीज़ जो है ना अलग अलग होगी हर इन्वर्टर के ऊपर। ये चीज़ देखकर इसके ऊपर आपने जो है ना इसकी पावर देनी है इनपुट में, यानी कि प्लेटें डालनी हैं। अब इसको आप किस तरह समझ सकेंगे, यानी कि ये 15 टू 18 किलोवाट है जो वैल्यू यहाँ पर सेट है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट एसी 3 फेस 400 वोल्ट से 15 जो है ना 15% अप डाउन हो सकते हैं, 31 से 38 एम्पियर। यानी कि मकसद ये है कि अब इस इन्वर्टर पर आप कितना प्लेटें लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इस इन्वर्टर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्ट्रिंगें लगा सकते हैं और इसमें एक स्ट्रिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा 16 प्लेटें लगा सकते हैं। उसका वजह ये है कि एक स्ट्रिंग में जो प्लेटें, जो एक स्ट्रिंग में एम्पेयर आपके होंगे, एम्पेयर आपकी करंट जो होगा वो 13 एम्पेयर होगा। तो कम से कम 13 एम्पेयर होगा। तो 3 जब आप करेंगे, 13 13 13 तियाँ 39, ये आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ पर 38 तक मेंशन है। तो 3 स्ट्रिंग अगर आप इसके ऊपर लगा लेंगे 48, तो शायद ये ओवर करंट हो जाए या ओवर हीट हो जाए या कोई मसला कर ले। बेहतर ये है कि आप नॉर्मल इसको रखें। नॉर्मल रखने के लिए 2 स्ट्रिंग आप डालें, 32 प्लेटें आप लगा लें। 48 की बजाय 32 प्लेटें आप इसको दे दें, तो ये इन्वर्टर आपका सेफ रहेगा। अगर आप इसके ऊपर जो डालते हैं 38 से भी ज़्यादा एम्पेयर, यानी कि 3 स्ट्रिंग 16-16 की डालेंगे, तो इसमें फिर आपके इन्वर्टर को ख़तरा होगा। क्यों होगा? उसका वजह ये है कि प्लेटों की एम्पेयर जो है ना बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे होते हैं, 13 से ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। अब खुदा न ख़वास्ता इस पर मेंशन जो किए हैं 31 से जो है ना 38, तो ये लिमिट आपकी 40 एम्पेयर तक अगर पहुंच गई तो फिर आपके इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पर 38 का आपको 31 से 38 लिखा हुआ है, तो 25 से 30 एम्पेयर आपने देनी है। वो इस तरह होगा कि आप 2 स्ट्रिंग दे देंगे तो 25-26 एम्पेयर आपकी लोड आ जाएगा आपके इन्वर्टर के ऊपर। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है कि वीएफडी की लोड हमेशा एम्पेयर के हिसाब से आपने देखना है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि आपके एम्पेयर कम हो सकते हैं कि अगर आप एक ही स्ट्रिंग में प्लेटें डालें 26 या 30, तो उसमें फिर वोल्ट
ओवर वोल्टेज होगा। वोल्टेज का जो एसी वोल्टेज का जो लिमिट है यहाँ पर 400 दिया गया है। अब डीसी वोल्टेज की इसकी जो लिमिट है मैं आपको बता दूं वो 800 वोल्ट है। 800 से ज़्यादा आप हरगिज़ इस पर वोल्ट नहीं दे सकते। उसके लिए उस वजह से हमने आपको यही कहा है कि आप 16 की एक स्ट्रिंग कर दें और 16-16 32 की 2 स्ट्रिंग मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। और 12-12 की अगर आप 3 लगाएंगे तो वोल्टेज तो कम होंगे लेकिन एम्पेयर फिर भी बढ़ जाएंगे। 12-12 की 4 भी आप नहीं लगा सकते, यानी कि 4 से 48 तो हो जाएंगे लेकिन एम्पेयर के हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा करंट होगा। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। वोल्टेज 800 से ज़्यादा नहीं होने देने और कोशिश करके 30 से ज़्यादा एम्पेयर भी नहीं देने। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ये 15-18 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि छोटी इन्वर्टर है, यहाँ पर 31 से जो है ना कम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आपने प्लेटें लगानी हैं। अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़ा कोई वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप ज़्यादा प्लेटें भी उस हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आप प्लेटों की तादाद जो है ना वो समझ गए, और एक मैंने कोई कोशिश तो बहुत की है, इंशाल्लाह आपकी समझ में भी आई होगी। और यहाँ पर इनपुट में आप इसकी वायरिंग किस तरह करेंगे। वायरिंग के लिए यहाँ पर देखें कितने नट्स यहाँ पर और यहाँ पर जो है लगे हुए हैं स्क्रू, और इसमें टर्मिनल मौजूद हैं। सबसे पहले जो इसकी जो है ना ग्राउंडिंग की है, यानी कि इन्वर्टर को इनपुट ग्राउंड आप दे देंगे यहाँ पर, और दूसरे नंबर पर डीसी वोल्टेज की प्लस आप लगाएंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर रेजिस्टेंस या कोई रेक्टर वगैरह, यहाँ पर कोई भी चीज़ यानी कि डीसी ब्रेकर कहते हैं, तो यहाँ पर आप डीसी माइनस दे देंगे। और ये जो टर्मिनल है यहाँ पर एसी करंट हो चाहे माइनस, एसी में जो है 3 फेज़ होते हैं, तीनों ही करंट होते हैं, उसमें कोई माइनस प्लस का इशू ही नहीं है, और न्यूट्रल इसमें लगेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखें ये 1 2 3 ये जो RST है ये आपकी वापडा के लिए हैं। आप 3 फेज़ जो है ना बिल्कुल यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह, और इसमें आप 2 फेज़ भी दे सकते हैं। और इस पर आप जो है ना यानी कि अर्थ के साथ यहाँ पर लगा सकते हैं। अर्थ के साथ यहाँ पर आप लगा सकते हैं 2, यानी कि एक करंट ये बिजली वापडा का, और एक अर्थ यानी ज़मीन से जो लिया गया है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप सोलर भी लगा सकते हैं आर और टी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा सोलर है, आर टी पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं हो रहा। तो ये हो गई है इनपुट करंट पावर सप्लाई। ये आउटपुट सप्लाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो UVW है, यहाँ पर UVW ये जो UVW है ये आपकी आउटपुट सप्लाई है मोटर के लिए। यहाँ पर आप 3 फेज़ अपने मोटर के लगाएंगे। ये देखें UVW पे, इसमें अगर चक्कर उल्टे सीधे हुए तो इसमें आप चेंजिंग भी कर सकेंगे। और ये जो है ना आउटपुट आपकी मोटर के लिए जो है ना ग्राउंड यानी कि अर्थिंग का मसला ये यहाँ से जाएगा। तो ये आपने नहीं लेनी मोटर के लिए। ज़्यादातर मोटर जो है ना ज़मीन से अर्थ ले लेते हैं, और इसमें कोई ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी। और यहाँ पर आपको वायरिंग का जो मसला है वो भी आपका क्लियर हो गया है, यानी कि इनपुट में ये आपने जान लिया होगा। तो यहाँ पर सेटिंग की जहाँ तक बात करें तो सेटिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है VFD का। तो अभी सेटिंग के हवाले से आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले जैसे आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, या मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, यहाँ पर रिस्टोर करते हैं, यानी कि अब इसको आप यूँ समझें कि ये कोई नया इन्वर्टर है। अब बाज़ दफ़ा अगर आप नया इन्वर्टर लगाते हैं यहाँ पर पावर ऑफ का इशू आ रहा होगा, वो इसलिए कि आपकी तारें जो है ना प्लस माइनस पर लगी हुई होंगी। तो न्यू इन्वर्टर पर पावर ऑफ का मसला आएगा, उसका हल भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले जब आप इसको रन करेंगे इसी तरह, देखें मैंने इसको रन कर दिया है। ये जो VFD है, अब यूँ समझ लें कि न्यू इन्वर्टर है। अब देखें अंडर वोल्टेज का ट्रिप दे दिया इसने UU का। आपका भी इन्वर्टर नया हो जो होगा तो ये ट्रिप दे देगा। इसका वजह ये है कि इसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर आप प्रोग्राम बटन दबाते हैं, P0 आता है नॉर्मली। अब सबसे पहले जो बुनियादी सेटिंग है इसकी, आपने बाकी सेटिंग नहीं देखने। सबसे पहले आप PB में एंटर करेंगे, सबसे पहले PB में, उसके बाद आप PB05 में एंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे PB05 की सेटिंग, नया इन्वर्टर जो होगा तो ये 00 होगा। तो ये आपने 50.00 पे करके एंटर करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करें,
अगर आपकी इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा है, यानी कि प्लेट एंड सीरीज़ में जो है ना 12 से ज़्यादा हैं, तो आपने PB07 की सेटिंग 150 पे करना है, इस तरह ज़रूरी। और फिर आपने बाहर आना है और चलाना है दोबारा। देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक सेटिंग चेंज की है, वो PB05 की है, लेकिन PB07 की सेटिंग मैंने इसलिए वजह से चेंज की कि मेरे इनपुट वाली जो सोलर प्लेटों की जो सीरीज़ है वो 16 है, तो वो मैंने 150 पे किया है। नहीं तो मसला ये आना है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ना बंद नहीं होंगे, अटक जाएंगे बीच में, ये मसला आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिप होता है या नहीं। सिर्फ हमने एक सेटिंग की है PB05 की। देखिए ये अब ट्रिप नहीं हुआ, ये स्टेबल हो गया है 15 पे। अब ये क्योंकि सूरज बिल्कुल भी नहीं है, शाम का बिल्कुल वक्त है, तो इस वजह से ये फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जा रहा। तो ये दोबारा मैंने किया है बंद। तो ये आपका भी इन्वर्टर इसी तरह चलेगा। हाँ, इसमें एक मसला आ सकता है, यानी कि सिर्फ आप अगर इसी सेटिंग को चेंज करेंगे, यानी कि PB05 को, तो अगर तो आपने फिर से ये मैं अर्ज़ कर दूं 12 से ज़्यादा प्लेट सीरीज़ में लगाई हुई हैं, तो फिर अब PB की सेटिंग में आपने जाना है। क्योंकि नहीं तो आपका वेरिएशन पानी झटका खाएगा, या फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज़्यादा होंगी, या फिर यू का अंडर वोल्टेज का फिर से ट्रिप आ सकता है। तो PB04 की सेटिंग को 10% जो है ना, या 5% अप डाउन करके अपने हिसाब से PB04 का सेटिंग का जो है ना, मेन चीज़ ये है कि आपने नोट करना है। चलते हुए मोटर पर भी इसको अप डाउन कर सकते हैं, यानी 90 पे, 100 पे, 110 मैक्सिमम, और 70 इसकी कम से कम है। तो इसको आप पहले 80 पे पाएंगे, तो आपने 90 पे, 100 पे, 110 पे, या 85 पे, 90 पे, 95 पे, इसी तरह 5% करके आपने ट्राई करके ठीक करना है। तो आपका इन्वर्टर का सेटिंग ठीक हो जाएगा। यानी कि PB05 का जो पहले मैंने आपको बताया है, वो तो आपने जो है ना 50, यहाँ पे देखें 50.00 पे कर दिया है। उसके बाद कोई मसला हो तो PB04 में आ जाएं। अब PB में जो भी सेटिंग है ना, ये 2 सेटिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिस्टोर करने के बाद। और फिर भी अगर आपने इन्वर्टर को रिस्टोर नहीं किया, तो रिस्टोर करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि P017 में जाके रिस्टोर करें। अच्छा, उसके बाद PB के अलावा और कौन-कौन से सेटिंग है वो आप देखें। P0 में जो ये बुनियादी सेटिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आप इसकी जानना चाहते हैं मुकम्मल जानकारी, यानी कि आप चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल आपको पता हो कि कौन सी ग्रुप में क्या है, तो यहाँ पर P0 में आप एंटर करेंगे। एंटर करते हैं, ये P0000 की जो सेटिंग है, इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर इसमें हमारी जो है ना, ये कंट्रोल मॉडल सेटिंग है। यहाँ पर देखें VF कंट्रोल, और इसमें 1 करेंगे तो सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल होगा, और यहाँ पर अगर 2 करेंगे तो टॉर्क कंट्रोल, सेंसरलेस वेक्टर वगैरह ये कंट्रोल हो जाएगा। ये वैल्यू आप 0 से 2 तक सेट कर सकते हैं। बाकी P001 की जो सेटिंग है, यहाँ पर देखें, ये आपकी रन कमांड का है, टर्मिनल रन होगा। या P001 पे आप अगर इसको 1 करेंगे तो आपकी जो लोकल रिमोट वाला जो सिलसिला है वो ऑन होगा, फिर आपका VFD बटन से रन नहीं होगा। मैं आपको एक बार चेक भी कराता हूँ। देखें, ये बटन मैं बार बार दबाता हूँ, रन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये P001 की जो सेटिंग है, इसको आपने 0 रखना है, तो बाद में ये लाइट भी ख़त्म, तो आपकी सेटिंग भी ठीक होगा। और बाकी इसमें काम की चीज़ें जो है ना, यहाँ पर P003 की जो सेटिंग है, 2 को आपने छोड़ना है, क्योंकि 2 में यही कंट्रोल वगैरह इसमें रखे हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें आपने करनी नहीं है। और P003 की जो सेटिंग है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है। यहाँ पर अगर पहले आप इसको फ्रीक्वेंसी को अप करना चाहेंगे, नहीं होगा। आप P003 में जितना सेट करेंगे उतना आप फिर बढ़ा सकेंगे। P003 में मैंने 60 सेट किया, और P004 में भी आपने लाजमी तौर पर 60 सेट करना है। ये दोनों चीज़ें हुई फ्रीक्वेंसी की। और मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखें, ये 50 से 60 तक आसानी से चला गया है। ये चीज़ आपने नोट किया होगा कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, P005 की भी आपकी फ्रीक्वेंसी लिमिट है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और इसके अलावा 6 भी आपकी फ्रीक्वेंसी लिमिट है। यानी कि अगर यहाँ पर 00 होगा तो डिस्प्ले पे यहाँ पर 00 शो होगा। तो ये चीज़ें हैं। और P007 की सेटिंग में कोई ख़ास हमारे लिए सेटिंग नहीं है जो रोज़मर्रा हमारी काम आता हो। यहाँ पर P011 की जो सेटिंग है, ये एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि यहाँ पर आप जितना सेटिंग सेकंड सेट करेंगे,
वो उतना सेकंड आपका लेगा VFD ऊपर जाने के लिए, 50 तक जाने के लिए। तो कोशिश करके 20 नॉर्मल है, 20 रखें, 30 रखें, 40 रखें, जो मर्ज़ी। और P0 12 की जो सेटिंग है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कम होने का, यानी 50 से नीचे जब 0 तक आ जाएगा तो वो टाइम ले लेगा, ये डिसेलरेशन टाइम है। यहाँ पर जो मर्ज़ी आपने सेट करना है। और P0 13 जो है ना, चक्कर चेंज कर देगा मोटर का। 1 करेंगे तो इस तरह घूमेगा, 0 करेंगे तो इस तरह घूमेगा, यानी कि जो भी चक्कर पहले है वो चेंज होगा 1 या 0 करने से P0 13 के अंदर। P0 14 की जो सेटिंग है, ये ज़रूरी नहीं है इतना इसमें चेंजिंग करने का। रिस्टोरेशन के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही आपने रखना है। और P0 15 भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, P0 16 की नहीं है। और यहाँ पर P0 16 जो है ना, ये आपकी ऑटो सेटिंग कहलाती है, यानी कि आपकी VFD खुद ब खुद सब कुछ जो है ना मैनेज करके आपकी मोटर के लिए देगा। तो इसमें बाज़ दफ़ा हैवी लोड पर ट्रिप भी आती है, इसको भी मैं समझता हूँ सेट करने का ज़रूरत नहीं है। और P0 17 की जो सेटिंग है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन है। 1 करके एंटर करेंगे तो फैक्ट्री रीसेट होगा, आपका इन्वर्टर रिस्टोर हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, तमाम तर प्रोग्राम जो आपने छेड़छाड़ किए वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये दोबारा 0 पे आ गया, यानी कि इसमें कुल 17 जो है ना पैरामीटर हैं। इसके बाद P1 में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। P1 0 पे आपने कुछ नहीं करनी। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। P1 जो है ना, ये जो P1 की ग्रुप है, यहाँ पर देखें ये कंट्रोल है और रनिंग वाले पैरामीटर यहाँ पर हैं। स्टार्ट मोड, ये DC ब्रेकर वगैरह, इसमें जो भी जो है ना लिखा हुआ है, यहाँ पर आप भी समझने की कोशिश करें, लेकिन टाइम कम है। यहाँ पर P101 स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह, यहाँ पर 10 सेट करेंगे तो एकदम से 10 से जो है ना स्टार्ट ले लेगा। यहाँ पर 00 मेंशन किया गया है। P102 होल्ड टाइम ऑफ स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होल्ड करने हैं आप, उस टाइम सेकंड के अंदर सेट करेंगे, यानी कि कितने सेकंड आपने होल्ड करने हैं। और P13 की जो सेटिंग है, DC ब्रेकिंग है परसेंटेज के मुताबिक। इसमें इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है जी 5 जो है ना एक्सेलरेशन टाइम के लिए है। और 6 सेटिंग फ्रीक्वेंसी DC ब्रेकिंग, वाइटिंग टाइम बिफोर DC ब्रेकिंग। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सी सेटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक्शन वैन रनिंग फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट, यानी कि यहाँ पर एक्शन होगा उसका, या तो VFD को स्टॉप करेगा या आपकी VFD को स्टैंड करेगा। तो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। 0 यहाँ पर मेंशन है 12 के अंदर, P1 12 के अंदर। और ये तीनों 4, यानी कि आप अगर लोअर लिमिट सेट करते हैं तो उससे नीचे जाकर आपका वो लोअर लिमिट कहाँ सेट होता है जी, वो आपकी सेट होते हैं जो है ना P05 के अंदर और P04 के अंदर भी। और इसमें P1 जो 13 की सेटिंग है, डिले टाइम फॉर रीस्टार्ट, आपकी VFD रीस्टार्ट जो नहीं होने में कितना सेकंड ले वो आपने खुद सेट करने हैं। और इसमें P1 14 जो है ना रीस्टार्ट आफ्टर पावर ऑफ, ये रीस्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ पर वैल्यू 1 रखना है, तो आपकी बिजली चला जाएगा और वापस आएगा तो आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट होगा। और P1 15 की सेटिंग वेटिंग करेगा रीस्टार्ट होने में, वहाँ पर आप सेकंड जो है ना सेट करते हैं, यानी कि 30 सेकंड सेट करते हैं तो बिजली आने के बाद 30 सेकंड के बाद आपका VFD चालू होगा। 120 करते हैं तो आपका VFD 2 मिनट के बाद जो है ना मोटर को चालू कर देगा बिजली आने के बाद। जो सेटिंग आप यहाँ पर इनेबल करेंगे रखेंगे वही करेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपकी P1 के अंदर। यहाँ पर प्रैक्टिकली जो P1 है ना, ये देखें, ये जो मैंने आपको समझाए हैं वो यहाँ पर हैं। P1 14 में वो ऑटो रिस्टार्ट 1 करने से ऑन होता है। और P1 जो है ना 13 13 ये आपकी टाइम और सेकंड में सेट होता है यहाँ पर। और P1 15 में भी सेकंड सेट होते हैं, यानी कि आपकी रिस्टार्ट होने में टाइम के हिसाब से। अच्छा, ये चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। और इस P1 की सेटिंग में जो है ना और बाकी जो भी पैरामीटर कुछ ख़ास नहीं है। और इसके अलावा P2 जो है ना मोटर पैरामीटर है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। P2 में सबसे पहले जो P201 की सेटिंग है वो आपकी मोटर रेटेड किलोवाट है, आपने मोटर के हिसाब से रखने हैं। अगर मालूम नहीं है तो इनपुट सोलर की किलोवाट जितने बनेंगे, यानी कि 15 प्लेटें 7.5 आप रखेंगे और 20 प्लेटें 10 रखेंगे। इसी तरह आपने कुछ जो है करके रखना है। बेहतर यह है कि आपने अपने मोटर के हिसाब से यहाँ पर रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर P202 जो है ना 50 हर्ट्ज़ होते हैं, ये 50 नॉर्मल है, 50 आपने भी रखना है। P203 जो है ना यहाँ पर RPM होते हैं, मोटर के हिसाब से आपने RPM देने हैं।
आपका 1460 RPM का है तो आपने 1460 देनी है, 2850 है तो 2850 देनी है। अगर मालूम नहीं है तो कोई भी वैल्यू आप सेट करते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और P204 आपकी मोटर की वोल्टेज हैं, जितने वोल्टेज का आपका मोटर है, यानी कि 220 है तो 220, 380 है तो 380 आपने रखना है। और P205 की जो सेटिंग है ये आपकी मोटर रेटेड एम्पेयर है, आपको मालूम है तो यहाँ पर मोटर रेटेड एम्पेयर आपने उसी हिसाब से रखने हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, छोड़ देना है। और ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं P201 के साथ। जो वैल्यू आपने सेट किया, एंटर किया, तो वो एम्पेयर खुद ब खुद अप डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने करता हूँ, 17 करता हूँ और अब 5 की सेटिंग देखते हैं। यहाँ पर देखें 15 से 34 बन गए। अब इसके दोबारा से 7.5 करते हैं तो दोबारा से ये जो है ना एम्पेयर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अच्छा, हो गए हैं। अच्छा, इसमें और कोई ख़ास इतना सेटिंग नहीं है। इसके अलावा 3 वगैरह ये मैंने पहले भी अर्ज़ की कि ये जो है ना बड़ी हैवी मशीनरी के लिए, टाइमिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल इसके अंदर हैं, तो वो सेट करनी होती है। P7 इम्पॉर्टेंट है। P7 में जो है ना यहाँ पर पासवर्ड आप लगा सकते हैं, इसको फिर कोई ये हैंडल नहीं कर सकेगा। और पासवर्ड यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी का लगाएंगे। P700 पर जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। और P73 जो है ना, ये सेटिंग आपकी 1 करेंगे, 2 करेंगे तो फिर क्विक जोक से आपकी चक्कर मोटर के चेंज हो जाएंगे। यानी कि पहले एक डायरेक्शन से चल रहा है तो फिर क्विक जोक दबाएंगे चलते हुए तो फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएंगे, 0 हो जाके फिर जो है ना चक्कर चेंज कर देगा। ये आपने 0 रखना है। अगर आपने यहाँ पर क्विक जोक से चक्कर कंट्रोल करने हैं तो यहाँ पर आपने फिर कोई वैल्यू सेट करना है, 1 या 2। अच्छा, इसमें P7 के अलावा P8 वगैरह ये हमारे काम के नहीं है। 9 और A में भी हमारी कोई मसला नहीं है। और PB जो है ना इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये PB का जो ग्रुप है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। PB का जो ग्रुप है ये प्रोटेक्शन ग्रुप है। ये देखें PB ग्रुप प्रोटेक्शन फंक्शन इसमें है। प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए देखें ना, PB00 इनपुट फेस फेलियर के लिए है। 0 होता है डिसेबल और 1 होता है एनेबल। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मेंशन किया गया है आपने 1 रखना है। और यहाँ पर देखें PB01 की जो पैरामीटर है वो आउटपुट फेस फेलियर के लिए है। यहाँ पर 0 डिसेबल होता है, 1 एनेबल होता है, तो आपने 1 रखना है। इसका बेसिक काम क्या है, ये जो PB00 है ना इनपुट फेस फेलियर का, ये बाज़ दफ़ा आप अगर यहाँ पर कनेक्शन करते हैं प्लस माइनस पर, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि अगर पावर ऑफ का सामना है तो यहाँ पर PB00 में आके आपने इस 1 को 0 करके एंटर करना है, तो आपका पावर ऑफ का मसला चला जाएगा। और PB01 का जो सेटिंग है ये आपके आउटपुट फेस फेलियर के लिए है। अब अगर आप सिंगल फेस चीज़ें चलाते हैं तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर 3 की जगह आप 2 तारें लगाएंगे तो एक फेलर होगा, यानी कि एक यहाँ पर कटा हुआ होगा। तो कटा हुआ होगा तो ये इन्वर्टर आपका SP0 का फॉल्ट लाएगा। फिर आपने यहाँ पर PB01 की सेटिंग में आपने यहाँ पर 0 रखना है, अदरवाइज़ आपने 0 नहीं रखनी, ताकि आपकी मोटर की प्रोटेक्शन हो सकता है कि केबल में कोई तार टूट जाए तो आपका मोटर जो है ना ट्रिप हो जाए, ना कि 2 फेज़ पर चलते चलते जल जाए। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा PB02 की जो सेटिंग है ओवरलोड के लिए है, मोटर ओवरलोड है। इसमें आपने अगर OL1 का सामना बार बार है तो इसको 0 रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नहीं करनी। और PB03 की जो सेटिंग है ये भी ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए है। परसेंटेज के हिसाब से 100% रखें, यानी कि 100% जब ओवरलोड होगा आपका मोटर तो आपकी मोटर को ट्रिप करेगा। और PB04 की सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 70 से 110 इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आपने जो है ना रन करके VFD को रनिंग के बाद जो है ना वैल्यू को चेंज करते हुए, पानी को देखते हुए, मोटर की स्पीड को देखते हुए जो है ना, और फ्रीक्वेंसी को चेक करते हुए रखना है। किसी भी पॉइंट पर आपका ठीक हो जाएगा तो वहाँ पर आपने सेट रखना है, अदरवाइज़ आपने चेंजिंग करते रहना है। और जहाँ पर आपको लगे कि ठीक है तो आपने वहाँ पर रखना है, तो ये चीज़ आपके लिए आसान होगा। PB05 की जो सेटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाज़ दफ़ा ये 0-0 हो जाता है तो UU का जो फॉल्ट है वो आपकी गले पड़ जाएगा। तो UU का अगर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट बार बार आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो ये चीज़ ज़हन में रखें, डायरेक्ट PB05 की सेटिंग को चेक करें, आया ये 0-0 तो नहीं है। अगर यहाँ पर 0-0 है तो फिर उस दूसरे स्टेप में आपने PB00 है तो इसमें फिर मैं सॉरी भूल गया, अगर 0-0 है तो 50.00 पे सेट करना है। अगर यहाँ पर पहले से 50 पे मौजूद है तो फिर दूसरे स्टेप में आपने PB04 की सेटिंग 10% यहाँ पर बढ़ा के फिर रन करना है। अगर वहाँ से ठीक नहीं हुआ 10% बढ़ाने से तो आखिरी हद तक इसको ले जाएं, यानी कि 110 तक कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसकी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, PB05 के बाद 6 का सेटिंग इन आउटपुट ओवर वोल्टेज के लिए आता है, तो आउटपुट OU1 आ सकता है, इसको भी आपने 0 रखना है। तो इसके बाद PB07 की सेटिंग मैंने पहले भी आपको समझाया है कि अगर इन्वर्टर आपका रनिंग में जो है ना वापस बंद होने में मुश्किल में आपको अगर मुश्किल पड़ रहा है आपके लिए, रनिंग से जो है ना वापस 0 तक नहीं आ रहा, बीच में अटक रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसको आपने 150 रखना है। ये हाई वोल्टेज की वजह से ऐसा होगा। तो ये PB08 की जो सेटिंग है, इसमें ज़्यादातर आपकी फिर काम नहीं पड़ेगा, इसको आपने यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, यानी कि इससे आगे आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने VFD को तो रिस्टोर किया है, नहीं तो मैं आपको बता देता इसकी नॉर्मल पोजीशन। तो अब VFD चूँकि आपने रिस्टोर किया हुआ होगा, तो फिर आपको आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि रिस्टोरेशन के बाद इसकी वैल्यू खुद ब खुद नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने आगे जाने का ज़रूरत नहीं है, टाइम का भी कमी है। अच्छा, इससे आगे C में हमारा कोई काम नहीं है, D में हमारी कोई काम नहीं है, और इसमें PE का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसमें कौन कौन से फंक्शन है, यहाँ पर देखें PE00 है, अप डाउन करेंगे नहीं होगा, क्योंकि इसमें पासवर्ड है। पासवर्ड कौन सी है? हर INVT की 40721 ही होती है। आपने भी अपने इन्वर्टर पर झट से यही फॉल्ट पासवर्ड ट्राई करनी है। अगर ना खुला हो तो फिर आप इसके लिए अलग से रिसर्च करें। 40721 अगर ना लगता हो तो अलग से यूट्यूब पर रिसर्च करें, तो आप उसका पासवर्ड मालूम कर सकते हैं। 40721 डेटा एंटर। अच्छा, यहाँ पर देखिए PE01 हो गया। अब PE01 का बेसिक काम क्या है? आउटपुट शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर अगर टाइम आप सेट करते हैं तो उतना टाइम ले लेगा आउटपुट शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप होने में। तो ये हमेशा 0-0 होता है, प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है। और PE02 जो है ना, वो आपकी इन्वर्टर की आउटपुट किलोवाट रेंज है। ये आपने अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी के मुताबिक रखना है, ये रिस्टोर से रिस्टोर नहीं होगा। यहाँ पर देखें 15 टू 18 किलोवाट का इन्वर्टर है, यहाँ पर आप इसको मैक्सिमम 8 या 9 तक ले जा सकते हैं। मजबूरी की सूरत में OC1 का फॉल्ट अगर आपको बार बार आ रहा है, तो आपकी हर चीज़ ठीक है, OC1 फिर भी आ रहा है, तो ये आप बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ आप एक्सेलरेशन टाइम भी बढ़ा सकते हैं, जो कि P011 में होती है, वो मैंने आपको पहले समझाया है। अच्छा, इसमें फिर आपने ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाना। अगर इस तरह ज़्यादा वैल्यू इसकी आप बढ़ाते हैं तो भी फिर आपकी VFD ख़राब हो सकती है। ये हमेशा आपने 15 टू 18 किलोवाट का इन्वर्टर 8 से ज़्यादा कोशिश करें ना करें। अच्छा, इसमें अगर बहुत ज़्यादा कम करेंगे, यानी कि 15 टू 18 किलोवाट का है, 2 करेंगे या 0-0 होगा, तो भी कैपेसिटर जो है गर्म हो सकते हैं, आपका इन्वर्टर जल सकता है। ये नॉर्मल पोजीशन में हमेशा रखें। अच्छा, इसमें फिर आगे जाते हैं। ये PE03 की जो सेटिंग है, ये भी आपने चेंज नहीं करनी, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। PE04 की जो सेटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने आउटपुट वोल्टेज के मुताबिक रखना है। अगर तो आपने 220 वाली चीज़ें चलानी हो, तो यहाँ पर आपने 220 रखना है। अगर 380 चलानी हो तो 380। अगर तो आपके इनपुट में वोल्ट कम है, तो भी आप इसको कम कर सकते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें 400 वोल्ट आ रहे हैं, तो 380 पे फिर 0-0 से फ्रीक्वेंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपने 300 या 320 या कम करके रखना है, ताकि आपका फ्रीक्वेंसी रन कर सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। अगर 300 से आप नीचे करके एंटर जैसे करेंगे ना 220 पे, तो OU3 का फॉल्ट झट से आएगा। ये चीज़ नोट करें, ये चीज़ होती है नोट करने, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं दबाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर फिर चेंज होने हैं। लेकिन आपको अगर करनी है चेंज, 220 पे करनी है, तो आपको OU3 का फॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए दोबारा आप फिर PE पे आएँगे, डेटा एंटर करेंगे, तो आप इसको PE05 पे पाएँगे, तो PE07 में जाके आपने उस OU3 को टालने के लिए यहाँ पर 800 या 800 से कुछ ज़्यादा या कम रख सकते हैं, क्योंकि आपके OU3 का फॉल्ट ना आए। अच्छा, PE04 के बाद ये PE05 में एम्पेयर होते हैं, ये भी आपने चेंज करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। और PE06 की सेटिंग चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 7 का जो सेटिंग है, ये मैंने आपको बता दिया। OU3 की सूरत में इसको आप अप डाउन कर सकते हैं। और 8 की जो सेटिंग है, इसको आप कम वोल्टेज की सूरत में अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि पावर ऑफ का मसला है, तो ये आप कम करके अपना पावर ऑफ का फॉल्ट ख़त्म करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 350 सेट है, जैसे वोल्ट मेरे 350 को टच करेंगे तो पावर ऑफ का ऑप्शन शुरू होगा, यहाँ पर इन्वर्टर रन नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा 9 की जो सेटिंग है, इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, 220 इसकी नॉर्मल पोजीशन है। PE10 की जो सेटिंग है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज की जो है ना, वो
परसेंटेज के हिसाब से बूस्टिंग का काम करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर 7 प्लेटें आप चला रहे हैं, 6 प्लेटें चला रहे हैं, आउटपुट में 380 या 300 वोल्ट ले रहे हैं, तो 10-20% यहाँ पर बूस्ट देके अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करके आप इसको फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। इसका काम मैं आपको चेक कराऊँ, 110 से 140 करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको फिर वोल्टेज शो कराता हूँ। 748 वोल्ट हो गए हैं जी आपके सामने। अब मैं इसको फिर से 110 पे लाता हूँ। असल में मेरे वोल्ट कम है और ये बूस्ट की वजह से जो है ना वो इतना ऊपर है। 748 से वापस 588 पे आ गए, यानी कि ये असल में ये वर्क करता है, यानी कि आपकी वोल्टेज को बढ़ा देता है। ये वोल्ट आपकी सेटिंग को कंट्रोल में लाने के लिए काम कर सकता है, लेकिन बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, PE11 की जो सेटिंग है, ये आपके आउटपुट वोल्टेज कह लें या आउटपुट करंट कह लें, ये आपने 100 पर कोशिश करके रखना है। अगर OU3 का आपको सामना है तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। चीज़ें नोट करने की हैं, यानी कि OU1 भी बाज़ दफ़ा गले पड़ जाता है, तो PE11 को भी कम करें OU1 की सूरत में, यानी कि 80 पे करें, और PE7 की सेटिंग जो है ना, PE07 की, उसको भी OU1 की सूरत में आप 100 वोल्टेज इजाफी बढ़ा दें। यहाँ पर 850 है तो 950 करें, ठीक है भाई। और PE12 की जो सेटिंग है, ये आपकी इन्वर्टर का टाइमिंग यहाँ पर सेट होती है। अगर कुछ घंटे यहाँ पर आप सेट करते हैं तो आपकी इन्वर्टर पर एंड का एरर आ सकता है, और एंड के एरर को अवॉइड करने के लिए आपने यहाँ पर हमेशा 0 रखना है। अगर तो आपको एंड का सामना है तो एंड में यही मैं आपको कहूँगा कि ये PE जो 12 का सेटिंग है, ये आपने 0 रखना है, तो एंड का जो ख़तरनाक एरर है वो आपकी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, वीडियो लंबी से लंबी होती जा रही हैं, क्या करें कि टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट पड़ जाती है। तो अब आज का ये वीडियो इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग के हवाले से था, तो कोशिश करके मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं, समझाने की कोशिश होती है। आज इस वीडियो में 2-3 चीज़ें ले लें, आइंदा फिर 2-3 चीज़ें और वीडियो से आप ले लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों के रिस्पॉन्ड आ रही हैं और जवाब आ रहे हैं कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, आपकी वीडियो से। ये अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ, आप दोस्तों का भी शुक्रिया। और हम तो इस काबिल नहीं हैं कि हम किसी को कुछ सिखाएँ, हम तो खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश होती है कि चीज़ें आपके सामने जो है ना क्लैरिटी के साथ रखे जाएँ। तो यहाँ पर ये इसका बुक भी मेरे पास पड़ी हुई है, यहीं कहीं आपका इसका मैनुअल यूज़र मैनुअल आपको मिल जाएगा। तो इसमें फ़ॉल्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स के हवाले से जो है ना यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएँगी। और ये जो इन्वर्टर है, इसकी जो सेटिंग है और इसकी जो कैपेसिटी के मुताबिक प्लेटें लगाने हैं या इसकी जो वायरिंग है, कोशिश करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये चीज़ें आपके सामने हैं, यानी कि इनपुट टर्मिनल जो है ना प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस पर फिर आपने प्लस का और माइनस का ख्याल ज़रूरी रखना है। प्लस को प्लस पर, माइनस को माइनस पर। अगर RT पे आप सोलर देते हैं तो इसमें ख़ास इशू नहीं है, यानी कि प्लस को प्लस, ये R पर प्लस लगाएँ या माइनस लगाएँ, कोई मसला नहीं होगा। और आउटपुट UVW होती हैं। और यहाँ पर इसकी जो आखिर में ये जो इसकी वार्निंग है, ये भी देख लें। यहाँ पर वो बंदा काम कर सकेगा कि इसका काबिल होगा और सर्टिफाइड कोई इलेक्ट्रिशियन होगा। और बाज़ जो है ना ऐसे लोग हैं कि इसके मुतालिक उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, तो फिर वो हाथ ना डाले तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी ख़तरे की बात है कि हाई वोल्टेज है, यहाँ पर आपको करंट लग सकता है, नुकसान हो सकता है, चीज़ों का नुकसान हो सकता है, प्लेटें ख़राब हो सकती हैं, इन्वर्टर ख़राब हो सकती है, और ये चीज़ें हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।